हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो भी हमने पहले की वीडियोस में सीखा है उसको आज हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं और उसमें मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करूंगा। और ये पूरी वीडियो जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस बेस पे होगी। सो इवन इफ यू आर बिगिनर और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तब भी आपको बहुत कुछ इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा। और आफ्टर वॉचिंग 1 और 2 टाइम दिस वीडियो आप खुद इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों को इवैल्यूएट कर पाओगे। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ और हम देखते हैं कहाँ से हमें ये सभी डेटा मिलेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट मैं यूज करने वाला हूँ इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए और किस तरह से हम एनालिसिस कर। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड। फिर आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन आपका म्यूचुअल फंड का जो मनी कंट्रोल का पेज है वो खुलेगा। फिर वहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर फाइंड फंड में जाना है, फाइंड फंड पर क्लिक करना है, आपको ये पेज खुल जाएगा। ये पेज मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो जैसे हम इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको फंड कैटेगरी में जाना है। अब चूंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं 2 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, पहला मिड कैप फंड में और दूसरा इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड कैटेगरी आपको यहाँ पर मिलेगा, अदर फंड्स में इंडेक्स फंड्स ETF। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स फंड के बारे में समझते हैं कि अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इंडेक्स फंड पर क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा फ़िल्टर। देखो, इंडेक्स फंड को चूज़ करना सबसे आसान है क्योंकि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडेक्स फंड जो है वो सेल कर रही हैं, उनका जो पर्पज़ है वो सेम है, सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करना है और ये सारे स्कीम सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय 2-3 चीज़ के। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको इनके बीच में देखना है कि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये देखना है कि आप कौन से इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। इंडेक्स फंड हमेशा ध्यान रखना कि जो लार्ज कैप फंड्स है ना वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की बात करें तो वो अपने बेंचमार्क को मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल और मिड कैप फंड्स आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो लार्ज कैप फंड का, तो इंडेक्स फंड का मतलब होता है लार्ज कैप फंड, हमेशा ध्यान रखना। लार्ज कैप में आ जाएंगे हमारी निफ्टी 50 और दूसरा हमारा आ जाएगा सेंसेक्स 30। तो अभी हमें इन दोनों में से कोई एक इंडेक्स फंड में चूज करना है। अब इनमें से कैसे चूज करना है, तो अगर हम सेंसेक्स का प्रीवियस रिटर्न देखते हैं और निफ्टी 50 का रिटर्न देखते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं मिलेगा 2-4% के अलावा। तो अब उसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, सेंसेक्स में या फिर निफ्टी 50 में। अब उस निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को जब आप चूज़ कर लोगे तो उसमें आपको देखना है कि ट्रैकिंग एरर किस फंड में ज़्यादा है और किस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों के बेसिस पर जिसका ट्रैकिंग एरर कम होगा और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, आपको उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इंडेक्स फंड के लिए कुछ भी नहीं देखना है क्योंकि इनका जो पर्पज़ होता है वो सिमिलर होता है। तो जब मैं लाइव इन्वेस्टिंग करूंगा ना इंडेक्स फंड में, तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो और इन दोनों के बीच में सेंसेक्स और निफ्टी 50 में कैसे कंपैरिजन करते हैं उस वीडियो में मैं बता दूंगा। आज की वीडियो हम रखते हैं मोर पर्पसफुली फॉर दी मिड कैप फंड, जहाँ पर हम ऑल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने मिड कैप फंड को चूज़ कर लिया है और अब मैं यहाँ पर अप्लाई फिल्टर करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रिटर्न देखूंगा। रिटर्न तो 5 साल का रिटर्न जो है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे रहा है वो क्वांट मिड कैप फंड दे रहा है एंड देन उसके बाद में PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड दे रहा है एंड देन उसके बाद में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड दे रहा है। ठीक है, और फोर्थ जो है वो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इन दोनों का जो रिटर्न है वो मोर और लेस सिमिलर ही है। ठीक है, अब रिटर्न जो है ना ये 5 ईयर का देख रहे हैं। इसको हम ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो देखो अगर हम 1 ईयर से जाते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, 31% एंड देन 20 एंड देन अगेन 40। वेयर एज अगर हम यहाँ पर देखते हैं PGMI इंडिया का रिटर्न, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ 31 है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 11% है, यहाँ 23 है तो यहाँ पर 8% है, यहाँ 40। तो इससे साफ साफ पता चलता है PGMI इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्वांट मिड कैप फंड से। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। थर्ड में देखते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है बट उतना बेटर नहीं कर रहा है जितना हमारा जो क्वांट मिड कैप फंड है वो कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम मोतीलाल ओसवाल और SBI मैग्नम फंड की बात करते हैं तो ये भी कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और इसीलिए हमने इनको कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है।
ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको और भी कोई फंड इनमें से ऐसा लगता है कि बेटर है, जिसका 5 साल में रिटर्न कम है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से भी आप कोई 1-2 फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो फॉर कंपैरिजन पर्पस। कंपैरिजन के लिए हम ईटी मनी की वेबसाइट पर जाएंगे। आपको सिंपली गूगल पर लिखना है ईटी मनी म्यूचुअल फंड कंपैरिजन, तो वो आपको ये सीट खोल करके दे देगा। देन यहाँ पर आपको फंड जो भी आपको कंपैरिजन करना है वो फंड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर सेलेक्टिंग दैट फंड, जैसे मैंने इस तरह से इस फंड को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने चारों फंड को टाइम बचाने के लिए लिया है। अब इसकी हम कंपैरिजन करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न हमने जहाँ पर देखा था कि रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी रिटर्न को हमने देखा पीयर के साथ में कंपैरिजन करके, जो मैंने बोला था कि पॉइंट नंबर 1 जो हम देखेंगे कंपैरिजन पास्ट रिटर्न पीयर्स के साथ में कैसा परफॉर्मेंस है। तो अभी तक हमें पता चल रहा है क्वांट मिड कैप फंड जो है वो कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा है अपने कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। और सेकंड जो है मोतीलाल मिड कैप फंड जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है देन दी अदर्स आफ्टर क्वांट मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड जो हैं वो रिटर्न के मामले में सही हैं। अब उसके बाद हम रिटर्न में देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले इसके साथ में अपने बेंचमार्क और निफ्टी 50 150 TRI उसके इंडेक्स के साथ में कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं। और इसको हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं, इधर आप और ऐसा आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। जैसे क्वांट मिड कैप है 5 ईयर्स ओवर अप, देखो 3 ईयर्स में 40% और 5 ईयर्स में 27% के करीब रिटर्न दे रहा है। तो इसको हम बेंचमार्क से अगर कंपेयर करने चलते हैं निफ्टी 150 मिड कैप, इसको हम कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो आपको पता चल रहा होगा। देखो 3 ईयर्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 23.5% है, वेयरएज अगर हम इसका देखते हैं तो ये 40% जनरेट कर रहा है। एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज जनरेटिंग 37.28%। तो देखो अब हमें रिटर्न पर्सपेक्टिव से ना ये 2 फंड जो है वो क्लियरली विजिबल है कि ये 2 फंड जो हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो हम इन 2 फंड को कंसीडर करके चलेंगे आगे के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं तो ये 20.12% है, और यहाँ पर देखते हैं 5 ईयर्स में तो 26.28% है, और यहाँ पर 22.73% है। दैट मीन्स कि 3 साल और 5 साल में ये जो मिड कैप फंड्स हैं ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेंचमार्क को, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम देखते हैं, अब जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला था कि हम इसके फंड मैनेजर्स को भी देखेंगे कि जो ऐसा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पर दे रहे हैं उसको हम लेटर स्टेज पर देखेंगे आफ्टर सेलेक्टिंग दी 2 म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क मेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, वो वोलेटिलिटी को मेजर करता है, रिस्क को मेजर करता है। रिस्क जनरली इक्विटी में 2 तरह के होते हैं, पहला सिस्टमेटिक और दूसरा अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है कि जो ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करता है, जैसे कि कोई ग्लोबल न्यूज़ हो गया या फिर पूरे इकोनॉमी का कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ है या फिर डेटा ऐसा आया जो ख़राब है, तो वो पूरा स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और सिस्टमेटिक रिस्क को हम मेज़र करते हैं बीटा के साथ में, ठीक है। और दूसरा जो रिस्क होता है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो इसीलिए जब आप इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होता है। नो मैटर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिड कैप से रिस्क जो होगा वो ओवरऑल मिड कैप को अफेक्ट करेगा। बट अगर हम कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं तो मिड कैप में भी बहुत सारी कंपनियों में इन फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क का, तो यहाँ पर वो दोनों रिस्क होता है, ठीक है। इसीलिए जब आप इक्विटी फंड को एनालाइज करते हो ना, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर होता है आप बीटा के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर आप ट्रेनर्स रेशो और जेनसेंस अल्फा जो कि नीचे मैट्रिक दिया हुआ है, इन 2-3 चीज़ों को ही कंपैरिजन कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। अगर हम शार्पे रेशो या फिर सॉर्टिनो रेशो, शार्पे रेशो सॉर्टिनो रेशो जो होता है वो मोर प्रेफरेबल होता है जो पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं या फिर डेट फंड होते हैं। तो शार्पे रेशो जो होता है वो बताता है कि एक्सेस रिटर्न आपने कितना जनरेट किया है पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है वोलेटिलिटी, कि कितना ज़्यादा जो स्टॉक प्राइस है या फंड का NAV है वो फ्लक्चुएट करता है। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। वाई द रीज़न इज़ क्रिप्टो करेंसी आपको ही पता है कि कभी 5% ऊपर तो अगले दिन 10% नीचे, तो इसका मतलब क्या है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, एंड दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा रिस्की है।
और उसी चीज़ को मेज़र करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। शार्पे रेशियो बताता है एक्सेस रिटर्न का मतलब होता है कि जो फंड का रिटर्न है माइनस करते हैं हम रिस्क फ्री रिटर्न्स। दैट मीन्स कि अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते ना तो वहाँ पर आपको बिना रिस्क लिए उतना रिटर्न मिल ही जाता। तो इसीलिए जो हम एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उसके लिए हम ये रिस्क ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो उससे हम डिवाइड करते हैं कि हमने रिस्क लिया है तो उसकी वजह से हमें कितना ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो जितना बेटर होगा शार्पे रेशियो उतना अच्छा होता है हमारे फंड के लिए। तो ये हम देखते तो क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फंड में जो होता है वो बेटर होता है। अगर हम बीटा की बात करते तो बीटा क्या होता है, वो मेजर करता है आपके रिस्क को इन कंपैरिजन टू इट्स इंडेक्स और बेंचमार्क। इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 होता है और जो फंड का होता है वो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन दी पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ दी फंड्स। और ये कोई भी थंब रूल नहीं है कि बेटा ये है तो जरूरी नहीं है कि वो उतना ही परसेंट होगा, हो सकता है देयर इज सम प्लस और माइनस, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है बिकॉज दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा। फ्यूचर का कोई भी नहीं पता है, वी आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि ये इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सो बीटा मेजर्स दी सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब जो ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करता है। तो अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो अगर इंडेक्स 1 रुपये से मूव करता है और अगर मेरा फंड का बीटा जो है वो 1.5 है तो मेरा जो फंड की NAV होगी वो 1.5 रुपये से मूव करेगा। दैट मीन्स कि अगर इंडेक्स 1% से ऊपर गया है तो मेरा जो फंड होगा वो 1.5% से ऊपर जाएगा एंड वाइसे वर्सा। तो इसीलिए वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जब स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा होता है, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अपसाइड पोटेंशियल होता है, तो आपको हाई बीटा फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको हायर रिटर्न मिलेगा। वेयर एज जब आपको लग रहा है कि मार्केट करेक्ट होने वाला है या फिर मार्केट में क्रैश आने वाला है तो उस टाइम पर आपको लो बीटा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है सो दैट आपके इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अब जो अल्फा होता है वो अल्फा बताता है कि आपने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है ओवर योर बेंचमार्क। तो अगर हम मिड कैप फंड की बात करते हैं, अगर हम क्वांट मिड कैप फंड और अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं। वेयर एज अगर हम PGIM इंडिया मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क भी कंपैरेटिवली आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिस्क जो है वो 17.23 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 15.72 है जो कि क्वांट फंड से थोड़ा सा कम है PGMI में, लेकिन मोतीलाल ओसवाल से ज़्यादा है, ठीक है। बट मोतीलाल ओसवाल जो है वो रिटर्न पर्सपेक्टिव से बेटर परफॉर्म कर रहा है देन दी PGMI इंडिया। तो अब आपको ये समझना है कि PGMI इंडिया को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमें जो है इन 4 में से 2 फंड बेटर फंड मिल चुके हैं, ठीक है, क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स। और अब हम इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो आगे करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कैटेगरी चूज करी, कैटेगरी में हम गए, कैटेगरी में हमने देखा स्कीम्स, मनी कंट्रोल पे स्कीम्स में हमने देखा कि हायर रिटर्न्स कौन कौन दे रहा है और कौन कौन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पर हमने 4 फंड को सेलेक्ट किया है। 4 फंड को सेलेक्ट करने के बाद में हमने उसके रिटर्न को देखा, हमने उसके अल्फा को देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा को समझा, और उसके बेसिस पर हमने ये डिसीजन लेने की कोशिश की कि इन 4 में से कौन सा 1 और 2 फंड जो है वो बेटर है टू डू दी फर्दर एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस। हाँ, इसके साथ साथ आपको एक्सपेंस रेशो जो है वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ आप एक एक्सपेंस रेशो भी देख सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो देखो एक्सपेंस रेशो जो होता है वो 0.76% है। इन केस ऑफ क्वांट मिड कैप फंड PGMI में सबसे कम है 0.41, और अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो 0.7। तो अभी देखो निपॉन इंडिया में जो है वो 0.2। निपॉन इंडिया में अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको अभी से ही नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं और 3 फंड्स को मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें रिटर्न जो है वो बहुत बेटर मिल रहा है क्वांट मिड कैप फंड्स में और मोतीलाल ओसवाल फंड में। तो ये जो एक्सपेंस रेशो है वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है हमारे ओवरऑल रिटर्न को, तो इसीलिए हम थोड़ा सा हायर एक्सपेंस रेशो बेयर कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद दी 2 फंड्स, क्वांट मिड कैप फंड्स और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स। अब हमें करना क्या है कि मैनेजमेंट एनालिसिस करना और फंड एनालिसिस करना है कि फंड मैनेजर जो हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है और उन्होंने कौन कौन से अदर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और उसका क्या परफॉर्मेंस है। एंड दैट विल बी द फैक्टर जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे हमें कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है।
देखो जब मैंने ये बोला ना कि फंड मैनेजर की एनालिसिस करनी है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उनके एजुकेशन को ही देखेंगे या फिर उनके एक्सपीरियंसेस को ही देखना है। द मेन पर्पस इज टू चेक कि वो और कौन कौन सा फंड मैनेज कर रहे हैं और उस दूसरे फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं और वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ से आपको कंसिस्टेंसी पता चलेगी और फंड मैनेजर का जो आउटलुक है, उनकी परफॉर्मेंस है, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या ये आगे भी कंसिस्टेंटली ऐसा परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होता है क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो वहाँ पर फंड मैनेजर जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, एंड दैट इज़ बाय जब आपको फंड मैनेजर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो अगर वो फंड मैनेजर उस फंड को लीव करता है तो, या फिर किसी और फंड को मैनेज करता है तो। अब करना क्या है कि अब इस ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 फंड सेलेक्ट कर लिए, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा ग्रो की वेबसाइट पर और ग्रो की वेबसाइट पर जा करके मैं इसको पुट करूँगा एंड देन वहाँ से हम चेक करेंगे। ठीक है, अब ग्रो की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं और कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये वही सारी चीज़ें एंड देन यहाँ देखो पीयर कंपैरिजन दिया हुआ जो हमने देखा है, एग्जिट लोड ये सब ज़्यादा नहीं। अब देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो फंड मैनेजर्स के टोटल 4 फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसमें से सबसे पुराने जो हैं वो संजीव शर्मा है। बाकी जो फंड मैनेजर्स हैं अंकित ए पांडे, इनको भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक में। और अगर हम बात करते हैं 2 फंड मैनेजर्स जो हैं, ये 2 फंड मैनेजर्स जो हैं वो नए हैं जो लास्ट ईयर ही आए हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं 3 इयर्स की रिटर्न्स की तो उसमें संजीव शर्मा और अंकित जो हैं ये ऑलरेडी उस टाइम पर भी होंगे। तो अगर हम 3 इयर्स की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम 3 इयर्स की रिटर्न्स की बात करते हैं तो संजीव शर्मा और अंकित ए पांडे की वजह से ये रिटर्न जो है जनरेट हुआ होगा। और अगर हम 5 इयर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन जो होगा जो एग्जिस्टिंग पुराने फंड मैनेजर्स होंगे उनकी वजह से हुआ होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो फंड मैनेजर हैं संजीव शर्मा, इन्होंने और कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं राइट नाउ। तो हम पहले एक देखते हैं क्वांट लार्ज कैप मिड कैप फंड्स को देख लेते हैं तो और उसका परफॉर्मेंस चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर मेनली जो होगा ना हम रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे और रिटर्न कंपैरिजन यहाँ पर मैं कैटेगरी एवरेज से कर रहा हूँ, बट आप इंडेक्स के बेंचमार्क से भी कर सकते हो। ये जो नया हमने फंड खोला है इसके बेंचमार्क से आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं दैट मीन्स ही इज़ कंसिस्टेंट नॉट विद दी क्वांट मिड कैप फंड। अगर हम क्वांट लार्ज मिड कैप फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस फंड मैनेजर पर हम बेट कर सकते हैं और इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज से तीनों सालों में फर्स्ट ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स का रिटर्न है, वहाँ पर वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, स्लाइटली बेटर कर रहे हैं। अब इसी को हम और दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर और दूसरे फंड को भी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा ही हम एक और मिड कैप फंड ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम एक स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं और वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो अगर हम स्मॉल कैप फंड में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो फंड रिटर्न जो है यहाँ पर भी अगर कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कैटेगरी एवरेज को ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये फंड मैनेजर जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट ओनली दी क्वांट मिड कैप फंड बट क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी। तो इनके ऊपर हम बेट कर सकते हैं और ये जो फंड है हम इसको चूज करते हैं फॉर दी फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब इसके साथ साथ हम एक और फंड लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवर इट्स एवरेज रिटर्न्स। ठीक है, अब क्वांट फ्लेक्सी फंड के भी रिटर्न्स को देख लेते हैं कैटेगरी एवरेज में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 17.7%, 22.25%, 14.3% कैटेगरी एवरेज है। वेयर एज अगर फंड की रिटर्न की बात करें तो 18.8%, 33.5% और 23.4%। दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो अभी तक हमने 3 फंड्स को देखा है और तीनों फंड में कंसिस्टेंटली बेटर कर रहे हैं अपने कैटेगरी एवरेज से। तो दैट मीन्स कि ये जो फंड मैनेजर हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो भी मैंने आपको रिटर्न या फंड चेक करवाया है ना, ये संजीव शर्मा सर के साथ साथ में अंकित, जो हमने देखा था कि क्वांट मिड कैप फंड में जो 2 पुराने फंड मैनेजर्स थे, ये दोनों साथ साथ इन सभी फंड को मैनेज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बोथ फंड मैनेजर्स आर डूइंग गुड इन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम इन मैनेजर्स पर बेट कर सकते हैं और क्वांट मिड कैप फंड को हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसी तरह से जो दूसरा फंड है मोतीलाल मिड कैप स्मॉल कैप फंड, उसको भी हम देखते हैं और उसके फंड मैनेजर को भी देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो देखो, अगर हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो यहाँ पर 3 फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें से एक निकेत साहा जो हैं वो पुराने फंड मैनेजर हैं, वेयर एज बाकी जो दो फंड मैनेजर्स हैं वो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, तो वो नए फंड मैनेजर्स, तो उनका परफॉर्मेंस हम अभी इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि निकेत और कौन कौन से अदर फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम एक फ्लेक्सी कैप फंड में देख लेते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, फ्लेक्सी कैप फंड में हमने खोला है और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में, और कैटेगरी एवरेज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कैटेगरी एवरेज 17.7 है 1 ईयर का, लेकिन ये 15.7 है। दूसरा 22.5 है, यहाँ पर जो 3 ईयर्स का रिटर्न है वो 16.6 है। थर्ड 14.3 है, तो यहाँ पर 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 10.6 है। That means he is consistently underperforming its category average and I can assume यहाँ पर जो आपका बेंचमार्क रिटर्न होगा उसको भी ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और बेस्ड ऑन दी फाइनल कंक्लूजन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्वांट मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और दूसरा हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और इन दोनों में मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा किसी और वीडियोज़ में। सो आई हैव गिव यू द ओवरऑल क्रक्स कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स।